गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी लेडीज से आपको मिलवाऊं जो अपने स्पिरिट में बिल्कुल इनविंसिबल हैं। अपनी हिम्मत और अपने जज्बे से वो इस दुनिया में बहुत अच्छे काम कर रही है, बहुत बड़े काम कर रही हैं। जो लोगों की ड्रीम होती है, डिजायर्स होते हैं, उसमें किस तरह से वो अपने आप को गिरती हैं, फिर उठते हैं, फिर संभलते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। आज की मेरी गेस्ट है डॉक्टर अनुभूति। डॉक्टर अनुभूति एक सोशल एंटरप्रेन्योर है और 2013 में उन्होंने न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन एनजीओ को स्टार्ट किया। वो एक ऑथर, आर्टिस्ट और नेशनल अवार्डी भी हैं। वो अपने एनजीओ में एडोलेसेंट बच्चों को काउंसिल करके उन्हें एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। अब तक वो 6000 बच्चों को अपने एनजीओ के थ्रू इम्पैक्ट कर चुकी हैं। वो अपने सारे काम का क्रेडिट अपने बच्चों, अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स को देती हैं। आइए उनसे समझते हैं किस तरह वो बिना रुके, बिना डरे अपनी जर्नी में आगे बढ़ती जा और सब कुछ इतने बाखूबी से मैनेज करती जा रही हैं। हैट्स ऑफ टू हर। So I'll be very quick. I'll not take a lot of time of yours. The only thing which I want to get started is that firstly I want to say a big thank you for doing great work in this world and being so generous. It's really takes a lot of courage. बहुत हिम्मत चाहिए ऐसा काम करने के लिए जो आप कर रही हैं, and I really respect you for that. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन थैंक यू। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना आपसे वो ये है कि बहुत लोग करना चाहते हैं अच्छा, हम सब में अच्छा होता है और नेगेटिव पॉजिटिव सब में होता है, लेकिन हम जब करना चाहते हैं तो वो ग्रिट, वो डिटर्मिनेशन, वो कैसे स्टार्ट करना है और वो इनर कॉलिंग से अपनी कनेक्ट होना, मतलब इस तरह का काम करने के लिए आपको कुछ एक एहसास होता है जो कि सुपर नेचुरल होता है, जो कहीं से एक कॉलिंग आती है आपके अंदर से और आप चाहते हो कि हम उस पाथ पे आगे जाना चाहिए। तो आपने ये कैसे फील किया और कैसे इतनी हिम्मत जुटाई कि मतलब शुरू हो गए बस उस काम को करने में? तो मैं आपको 2012 में ले चलती हूँ। 2012 में अचानक एक दिन मैं पेंटिंग में करती आई हूँ और पेंटिंग सिखाती आई हूँ। तो 2012 में एक दिन मैं क्लास ले रही थी और क्लास लेते लेते मैं अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हुई और उसके बाद कुछ सर्जरीज हुई, सब हुआ। उसके बाद मैं 3 महीने के लिए बेड रिडन थी। तो बेड रिडन होने के टाइम पर कुछ एहसास होता है ना, जब आपसे कुछ छूट रहा होता है कि आपको कुछ पकड़ना था और आप कुछ छोड़ते चले जा रहे हैं। तो वो शायद एहसास वो उस समय हुआ। उसके साथ साथ एक किताब मैं पढ़ रही थी उस समय, जब क्योंकि बिस्तर पर ही रहती थी, फोकस ऑन योर ड्रीम। तो उस किताब ने मुझे एहसास दिलाया कि अभी तक मैंने जो भी किया, मैंने कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश उतनी नहीं की है जितनी करनी चाहिए थी। और उसके अलावा मेरी बिटिया ने मेरे ऊपर एक लेख लिखा, माय आइडल, और उसको स्कूल में वो देना था। तो उसको लिखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने उससे भी पूछा कि बेटा, इस समय तो मैं बिल्कुल बिस्तर पर हूँ और मैं कैसे तुम्हारा आदर्श हो सकती हूँ? तो कहते नहीं मम्मा, आप मेरी आदर्श हो। तो कुछ ऐसा अंदर से कुछ आया कि नहीं, मुझे कुछ काम करना है। और फिर उसी समय एक किस्सा हुआ कि मेरी कुक थी, उसका बेटा जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी और वो बहुत ज्यादा तारीफ करती थी जब भी आती थी कि दीदी वो बहुत अच्छे से पढ़ता है, देखना वो एक दिन बहुत कुछ करेगा। और फिर जब उसने पढ़ाई छोड़ दी तो वो मेरे पास आकर रोती कि दीदी मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसने कैसे पढ़ाई छोड़ दी। तो उस समय कुछ क्लिक हुआ कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो एक बार मैं अपनी हेल्थ गेन कर लूं, कुछ करूं। तो मैंने अपने हस्बैंड राहुल से बात की इस विषय में। तो उन्होंने बोला कि जो तुम करना चाहती हो वो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से शुरुआत हुई। और क्योंकि सोशियोलॉजी में मैं पीएचडी हूँ, तो मुझे लगा कि पहले मेरे पास डेटा होना चाहिए कि आखिर में करना क्या चाहती हूँ और क्यों करना चाहती हूँ। तो मैंने उस समय ये बात ली कि इतने स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं सोसाइटी में, वो स्कूल ड्रॉप आउट होते क्यों हैं, रीजन क्या है? जब हम देखते हैं जनरली, जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं कि आर्थिक मजबूरियों की वजह से बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं या पढ़ नहीं पाते। लेकिन मेरे कुक के साथ तो ऐसा था नहीं।
वो तो अपने बेटे को पढ़ा रही थी, कमा रही थी, किसी तरह पढ़ा भी रही थी, तो फाइनेंस का कोई इशू नहीं था वहां पर उतना ज्यादा। तो मुझे लगा नहीं, कोई और भी बात है जिस वजह से बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मैंने एक सर्वे किया, फिर जब मैं सही हो गई उसके बाद सर्वे करने पर मुझे पता चला उसके बाद जब हमने फाइंडिंग्स निकाली कि केवल आर्थिक प्रॉब्लम्स नहीं है, उसके साथ साथ बच्चों को वो माहौल जो स्कूल में मिलना चाहिए वो उस तरह से नहीं मिल पाता। उनके स्कूल्स में किसी भी तरह की करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है, कोई भी करियर काउंसलिंग नहीं है, कोई एक फ्रेंडली माहौल नहीं है। आज भी उसी ढर्रे से उन स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि आप पाठ पढ़ें और अध्याय पूरा करें और उसके बाद प्रश्न उत्तर जो हैं वो लिखें और रटें और एग्जाम दे दें। तो मैंने कुछ स्कूल्स में बात की, कुछ स्कूल्स में बात करने के बाद मेरे को ना मिली बहुत जगह से, लेकिन एक स्कूल था जहां से हाँ मिली। मैं वहां गई और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं क्ले मॉडलिंग करती हूँ, पिछले कुछ सालों से सिखाती आ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके स्कूल में आकर सिखाऊं, बस आपकी मुझे परमिशन चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आप सिखा दीजिए। तो मैंने ऐसे सिखाना शुरू करा बच्चों को। तो इस एज में, टीनेजर जो एज है, इसी में ज्यादातर बच्चे स्कूल छोड़ते हैं जब 12 साल से ऊपर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों का टीचर होने से ज्यादा बच्चों का दोस्त होना जरूरी होता है। तो मैंने दोस्त बनने की कोशिश की, बच्चों के साथ बातें करने की कोशिश की। फिर ऐसे ही ऐसे समय गुजरता गया और मई का महीना आया, तो फिर समर कैंप्स के पैम्फलेट्स हमारे पास आने लगे, मेरे बेटियों के लिए आने लगे। तो मुझे लगा कि मेरी बेटियां तो जा सकती हैं समर कैंप में 5,000 6,000 फीस देकर, उन बच्चों का क्या जिनको मैं जाकर पढ़ाती हूँ, और वो तो नहीं जा सकते। तो फिर मैंने उस स्कूल में गई कि मैंने बोला कि मैम मैं समर कैंप करना चाहती हूँ और मैं कुछ नहीं लूंगी बच्चों से, और बस मुझे इतना चाहिए कि आपका प्रमाइसेस मिल जाए और हम समर कैंप 1 महीने का करेंगे। तो मैम ने बोला हाँ अनुभूति आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन क्योंकि बच्चे गांव चले जाते हैं तो मुश्किल है कि बच्चे आए। मैंने कहा मैम अगर 10 बच्चे होंगे 20 होंगे तब भी मैं सिखाऊंगी, लेकिन बस आप मुझे परमिशन दे दीजिए। और बीना जी, हमारे पास 110 बच्चों का रजिस्ट्रेशन आया, और वाह। वो 110 बच्चे जो हम 1 महीने के लिए काम करना चाह रहे थे, हमने उसको एक्सटेंड करके 2 महीने का समर कैंप किया। और उसके बाद 30 जून को हमने 2 दिन का एक प्रोग्राम रखा। उस प्रोग्राम में बच्चों ने स्टेज परफॉर्मेंस दिया। स्टेज परफॉर्मेंस देने के बाद उनके पेरेंट्स की आंखों में जो खुशी के आंसू थे, और जिस तरह से वो मुझसे गले लगकर रो रहे थे, वो सोचकर आज भी जब मैं सोच रही हूँ ना वो क्षण, तो मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मुझे उस समय लगा कि अनुभूति ये खाली समर कैंप तक सीमित नहीं रहना चाहिए, अब हमें आगे बढ़ना है। तो इस तरह से न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन की शुरुआत हुई। एक नई उमंग के साथ हमने उस समय शुरुआत की थी। इतना हार्ट टचिंग है। आप मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। और मैं समझ सकती हूँ कि बट इसको भी जब आप शायद आपने अपनी कॉलिंग को समझा और उससे कनेक्ट हुए, और वहां तक कनेक्शन तक ही नहीं आप रुके, आपने उस पे एक स्टेप्स लिए, बेबी स्टेप्स लिए, और स्टेप्स जी लेते गए स्कूल्स में गए, मिले, काम किया, डेली काम किया। उसके बाद जी आप एक समर कैंप में गए, फिर आपने वहां पे भी किया, करते गए। ये एक हम सोचते हैं कि बस ऐसे अचीव कर लिया, यहाँ तक आ गए, ऐसा नहीं होता। ये एक शुरुआत होती है, फिर स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते गए, और फिर यहाँ तक आ गए कि आपने एक पूरा 2 महीने का कैंप किया, और फिर बच्चों को एक लेवल पे ले आए जहाँ की पेरेंट्स भी हिल गए अंदर से कि यार मेरे बच्चे में इतना टैलेंट है, और देयर इज समबडी जो उनके लिए इतना केयर करती है और उनको करा रही है बिना किसी पैसे के। अच्छा, इसमें भी इनिशियली कुछ तो पैसा लगा होगा कि बच्चों को ट्रेन करने में भी लगता है, कुछ कॉस्ट्यूम्स का भी होता है, कुछ मतलब ये सब शुरुआती अरेंजमेंट्स कैसे हुए जब तक कि कंपनी भी, मतलब एक एनजीओ रजिस्टर्ड भी नहीं बिल्कुल। था, उस समय कैसे पैसा आया? कुछ मेरे पास था जो मैंने सेव किया हुआ था, और कुछ मैं बताऊंगी। आप आज मैं पहली बार इस बात को शायद सोशल मीडिया पर बोल रही हूँ कि मेरी एक दीदी है, जहाँ से मैं हूँ वहां पर है डॉक्टर अनुभा। उनसे मैंने कहा कि दीदी ऐसे ऐसे मैं शुरू कर रही हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए।
तो उन्होंने मेरी इनिशियली हेल्प करी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी मम्मी पापा को बोलूं, दीदी को बोलूं, क्योंकि मम्मा पापा ने पूरा कोशिश करके अच्छे से पीएचडी करा के सब पढ़ाया, सब किया, और वो चाहते थे कि मैं मम्मा पापा दोनों प्रोफेसर्स रहे हैं, तो वो चाहते थे कि मैं भी इसी लाइन में जाऊं। और सब माँ बाप का एक सपना होता है, हमारा मेरा भी आज बेटियों के लिए यही सपना है कि मेरी बेटी फाइनेंशियली स्टेबल हो और फाइनेंशियली वो सही रहें और अच्छे से कमाएं और अच्छे खुश रहें। तो वही मेरे मम्मी पापा का भी था। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे कहने की उस समय कि मुझे पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि मैं कहीं और लगाने वाली हूँ और उसका कोई रिटर्न नहीं आएगा। तो सच्ची दीदी ने मेरे पर विश्वास किया और उस समय मुझे मनी से हेल्प किया और उस तरह से मेरी शुरुआत हुई। फिर मैंने जैसे जैसे फिर मैंने फेसबुक पेज बनाया। सबसे पहले फेसबुक पेज के जरिए मैंने लोगों से बताना शुरू किया कैसे ऐसे मैं काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो फ्रेंड सर्कल थे उसमें से कुछ लोग आए जिन्होंने मुझे हेल्प करना शुरू किया। फिर और लोग जैसे जैसे दिखते गए कि हाँ अनुभूति वाकई में काम कर रही है, तो वो धीरे धीरे मुझ पर विश्वास करते 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 उन्होंने मुझे आज यहाँ तक ला सो दिया। स्वीट, सो नाइस। इसमें मैं मेरी तरफ से भी स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर अनुभा जो आपकी सिस्टर है उनको, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो कभी सामने नहीं आते, यू नो, दे आर बिहाइंड द बिल्कुल सीन्स, पर उनकी वजह से आपको ताकत मिलती, हिम्मत मिलती है। आप सोचते हो कि और भी लोग हैं जो अच्छा करना चाहते हैं और वो आपको खुले दिल से मदद करते हैं बिना अपने किसी बिल्कुल सेल्फ इंटरेस्ट के। तो बिल्कुल मेरे को आप एक फोटो दीजिएगा उनकी, जरूर मैं इस वीडियो में अटैच करूंगी, बिकॉज बिल्कुल really बिल्कुल। those people must be seen। अच्छा, अब तो मतलब ये जर्नी काफी लंबी हो गई है और आप एक लेवल तक आ गए हैं। अब तक आपने कितने बच्चों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी है इन पीछे 7 सालों में? ट्रांसफॉर्म तो क्योंकि ये हमारा जो एनजीओ है कोई खाली स्किल चला सिखाकर और रुक नहीं जाता, हमारा एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैं बोलूंगी कि जितना मैं बदलना चाहती हूँ उनकी बिल्कुल वो मेरा एक सपना है कि हर बच्चा जो मुझसे अटैच हो वो पॉवर्टी साइकिल से बाहर आ पाए, लेकिन वो एक लंबी जर्नी है। तो उस जर्नी को तो मैं नहीं कहूंगी कि मैंने वो पूरी कर पाई हूँ अभी, क्योंकि अभी 7 साल ही हुए हैं मुझे। तो लेकिन हाँ, हमने करीब 6,000 से ज्यादा बच्चों को अभी तक टच किया है थ्रू डिफरेंट वर्कशॉप, थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स। और अभी जयपुर और गुड़गांव में हम लोग परमानेंट काम करते हैं, तो करीब 500 से अधिक बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़े हैं जो कि हमारे साथ काम कर रहे हैं। और वही चाहती हूँ कि अभी क्योंकि उतनी बड़ी टीम हमारे पास नहीं है, चाहती तो बहुत हूँ काम करना और करूंगी, लेकिन धीरे 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 धीरे, क्योंकि मेरा भी सीखना है, क्योंकि मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस इस विषय में नहीं था, ना मेरी फैमिली ने किसी ने भी इस और काम किया है, मतलब इतना ज्यादा। मेरे फादर जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स से आता है, तो मेरे फादर मदर रोटरी क्लब से जुड़े रहे हैं शुरू से, और मैंने उनको बचपन से रोटरी में करेक्टिव सर्जरी कैंप, पोलियो करेक्टिव सर्जरी कैंप, आई करेक्टिव सर्जरी कैंप्स लगाते देखा है। तो और उनको उस तरह से सोशल वर्क करते देखा है, लेकिन तब भी एक एनजीओ फॉर्म करके काम करना में अंतर होता है। तो वो धीरे धीरे मैं भी हर स्टेप पे गलतियां करती हूँ और सीखती हूँ और फिर आगे बढ़ जाती हूँ, लेकिन शायद वो उन गलतियों से सीखने से बहुत ज्यादा मजबूत बन जाती हूँ। और एक बात और होती है कि अगर कोई भी एनजीओ शुरू कर रहा होता है तो मैं उसे बताने लायक हो गई हूँ कि आप ऐसे नहीं, ये कीजिएगा, क्योंकि ये गलती मेरे से हो चुकी है, ये मत कीजिएगा, आप इसको इस तरह से कर लीजिएगा। तो वो एक एक्सपीरियंस मिल गया है। डॉक्टर अनुभूति, अब इतनी ये एक जर्नी है जो आपने शुरू की है, एंड आई थिंक जो मैंने थोड़ा सा आपके बारे में देखा, आपका 2025 तक का विजन है 1 लाख लाइव्स को टच करने का। तो मोर पावर टू यू, और आई एम श्योर हम लोग सब मिलके इसको सोशल मीडिया पे जितना हो सके स्प्रेड करेंगे। छोटी मोटी कोशिश जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे अपनी तरफ से। अच्छा, जब हम इस तरह का कुछ काम करते हैं ना, व्हेन यू पुट योरसेल्फ आउट इन द वर्ल्ड, मतलब सब एक्सपोजर दे देते हो आप अपने आप को, तो आपको ब्लेम भी मिलता है और फेम भी मिलता है, दोनों ही, यू नो, दे आर बोथ टू साइड्स ऑफ द कॉइन, जिसको आप मतलब हटा नहीं सकते, चाहे अगर आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो
तो जब आपके साथ ऐसा होता है, कई बार सिर्फ किसी के नेगेटिव वर्ड्स ही नहीं, कभी कभी रिकॉग्निशन भी हमारे सर पे आ जाता है कि हमें लगता है कि हाँ हमने बहुत कुछ कर लिया, तो इन दोनों ही पॉजिटिव और मतलब हाई एंड लो सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करती, कैसे उसको अपने अंदर एक फिर भी इतनी सिंप्लिसिटी को मेंटेन करती है जो आप में इतना ही रिफ्लेक्ट होती है? ये एक बहुत ही सीखने वाली बात है, प्लीज इसके बारे में बताइए। मैं फेम की पहले बात करूंगी। फेम अभी मुझे मुझे चाहिए भी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ फेमस हूँ या कुछ हूँ, क्योंकि मैं एक ही चीज मानती हूँ, मैं साईं में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ और साईं ही मेरे सब कुछ है। तो साईं बाबा का काम है, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि उन्होंने मुझे माध्यम चुना है। तो मैं बस उनका काम कर रही हूँ, और रिकग्निशन मिलता है, कहीं पर अवार्ड मिलता है, बहुत खुशी होती है, लोगों से जान पहचान होती है, इसलिए खुशी होती है। लेकिन मुझे अभी भी कुछ नहीं लगता कि मैंने कुछ भी किया है। मैंने शायद 1% भी टच नहीं किया जो मैं करना चाहती हूँ। तो अभी तो शुरुआत है, तो इसलिए वो हावी होने की तो स्थिति में हुई नहीं अभी। बाकी बात रही ब्लेम की, तो आप रोज खाना बनाते हैं, और आजकल तो लॉकडाउन का टाइम है तो हम खाना सभी बना रहे हैं। तो चाहे हम रोज खाना बनाएं, और खाना बनाने में जिस दिन नमक ज्यादा हो जाता है तो उस दिन ये बात हो जाती है कि आज तुमने क्या कहाँ दिमाग ध्यान था, तुम्हारा नमक ज्यादा हो गया। किसी दिन कम हो जाता है तो कम की बात हो जाती है। तो वो हमारे ऊपर है कि हमें उस चीज को किस तरह से लेना है। कष्ट होता है, दुख होता है, जब लोग छोड़कर जाते हैं दुख होता है, जब लोग गलत समझते हैं दुख होता है। लेकिन अभी तक ईश्वर की दया से, ईश्वर की कृपा से, सभी के प्यार की वजह से जो एक विश्वास सबसे मिलता है, जब मैं कभी भी कोई भी पोस्ट डालती हूँ तो एक लोगों का जो विश्वास होता है वो मुझे जब मिलता है, तो वो सबसे बड़ा मेरे लिए जो है मजबूत मेरे लिए कड़ी हो जाती है, और वो मुझे और आगे बढ़ाता है। और उसके साथ साथ मेरे बच्चों का जो प्यार है, जितने बच्चे मुझसे जुड़े हैं, आपने भी देखा होगा कि वो मुझे माँ बोलते हैं। तो जिस दिन मैं उदास होती हूँ ना, वो उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा लिख देते हैं मेरे लिए ग्रुप पर, या मुझे ऐसा कुछ ना कुछ बोल देते हैं कि मुझे फिर लगता है कि अनुभूति तू हार तो सकती ही नहीं, तू चल, तू रुकी थी थोड़ी देर लेकिन हारना तो है ही नहीं, उठ खड़ी हो, चल फिर, अपने लिए नहीं सबके लिए। तो बस वो एक मजबूती मुझे मिल जाती है और फिर मैं चल देती हूँ। मतलब जब आपकी लाइफ में आपका विजन अपनी लाइफ से बड़ा हो जाता है, तब जी कहीं ना कहीं से वो स्ट्रेंथ आ जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, इतना इंस्पिरेशन मिल रहा है आपसे बात करके कि आई कांट टेल यू। थैंक यू। अच्छा, एक चीज तो ये है कि बहुत से बच्चे जब हम उनको लाते हैं कुछ इस तरह का काम करने में और फिर एनकरेज करते हैं पढ़ने के लिए या अपने लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेने के लिए, तो बहुत से बच्चे अच्छा फील करते हैं, करते भी हैं। लेकिन बहुत से बच्चे कुछ टाइम करके छोड़ देते हैं, वो उस चीज को आगे परस्यू नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि यार इसमें बहुत मेहनत है, या कुछ डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। बट उस समय शायद वो इतने मेंटली मैच्योर नहीं होते कि उनको पता हो कि इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, आगे फ्यूचर में उनकी लाइफ कितनी खराब हो सकती है इन नेगेटिव या रॉन्ग चॉइसेस की वजह से। तो आप ऐसे बच्चों को कैसे मोटिवेट करती हैं, कैसे एनकरेज करती हैं कि फिर से उनका इंटरेस्ट आए और वो फिर से वापस ट्रैक पे आए और मतलब अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके जाएं? बिल्कुल। इस बारे में मैं एक उदाहरण दूंगी, जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले साईं से किसी ने पूछा था, तो साईं ने उत्तर दिया था, मैंने वो पढ़ा, तो वहां से मैंने कुछ सीखा। पहले क्या होता था कि बच्चे जब चले जाते थे या छोड़ देते थे तो मैं बहुत उदास हो जाती थी, और मेरी तबीयत खराब होने लगती थी उस वजह से। और मुझे लगता था कि मेरे में कोई गलती है, मेरे में कोई कमी है, इसलिए मैं बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। क्योंकि हम खुद भी देखते हैं, हमारे अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों, या 3 बच्चे हैं तो हम उनको, कुछ ज्यादा करता है कुछ कम करता है। हम किसी को चाहते हैं कि वो सीखे, वो नहीं सीखता, दूसरे को नहीं चाहते कि वो सीखे, वो दूसरी चीज सीख जाता है। तो एक कहानी मैं छोटी सी आपको बताऊंगी। साईं से किसी ने पूछा कि शिरडी में जितने भी लोग आते हैं क्या सबको सब कुछ मिल जाता है? तो साईं ने उत्तर दिया कि आम पर बौर लगता है और वो सारा बौर फल नहीं बनता,
और सारे फल बड़े नहीं होते। तो ये अपेक्षा मत रखो कि सारे फल बन जाएंगे, लेकिन आप कुछ ना कुछ, बौर जो है वो खुशबू दे जाएंगे, छोटे जो आम हैं वो चटनी के रूप में काम में आ जाएंगे या बच्चे खा लेंगे, और बड़े हैं वो बाजार में चले जाएंगे या आम की तरह आप उसको खा पाएंगे। तो इसी तरह से मैं करती हूँ कि जो भी बच्चा मेरे पास आया, वो चाहे 1 साल रुका, 7 साल रुका, या वो जीवन भर मेरे साथ है, उसको मैं उतने समय में वो चीज दे पाऊं। अगर वो मेरे से कुछ भी लेकर जा पाया और कुछ भी उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, तो मैं भाग्यशाली समझूंगी अपने आप को। तो बच्चे आते हैं, चले जाते हैं, रुक जाते हैं, और जिनको वाकई में अपने जीवन में परिवर्तन लाना है वो वापस लौट कर आते हैं। तो अब मैं पहले बहुत ज्यादा इस बात से वीना जी परेशान हो जाया करती थी कि चले गए, माँ बाप नहीं समझ रहे हैं, बच्चे नहीं समझ रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले बच्चों से बात करने के लिए दोस्ती बनानी पड़ती है, तो हम दोस्ती पहले बनाते हैं, उसके बाद अध्यापक बनते हैं या मेंटर उनके बनते हैं। तो हमारा एक और हमारा जो पहली चीज है, पहला फोटे है, वो है हमारा परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। तो थिएटर, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट, ये सब के जरिए हम बच्चों को अपने प्रोग्राम की तरफ आकर्षित करते हैं। तो जब बच्चे एक बार हमारे प्रोग्राम में इन सब चीजों को सीखने के लिए आते हैं, तो फिर धीरे 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 हम उनको मोल्ड करते हैं। तो कुछ निखर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ छोड़कर पीछे रह गए हैं, लेकिन वो जीवन में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, ये आशा मुझे हमेशा रहती है। बस ऐसे ही चलता है। आप उनको एक रास्ता दिखा रही हैं। हम किसी के लिए भी कुछ करते हैं तो हम उसे सही हम अपनी तरफ से गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन जो स्टेप्स लेने हैं वो उसको ही लेने पड़ते हैं। और अगर हम किसी के बिहाफ पे ले ले तो एक तरीके से उसको हैंडीकैप करने वाली भी बात होती है। हम किसी के बिहाफ पे ले रहे हैं अगर कोई स्टेप, तो बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को लिफ्ट अप कर रही हो, उनको डिपेंडेंट नहीं बना रही, उनको आप ये नहीं कि जैसे बहुत सारे लोगों का मैं देखती हूँ कि जस्ट गो एंड हेल्प समबडी, गिव मनी टू समबडी। ये एक तरीका होता है कि किसी को दे दिया आपने, लेकिन किसी को एम्पावर नहीं किया। एम्पावर जब आप करते हो तो एक को खड़ा करते हो तो 100 को और एम्पावर करते हैं। तो ये एम्पावरमेंट वाली साइकिल जो है ये बहुत ही अच्छी है आपके फाउंडेशन के बारे में, जो मुझे लगती है। और ये एक ऐसी चीज है जिससे हमारे यूथ भी बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ। आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? मुझे पता है जितनी डेडिकेशन से आप करती हैं अपना काम, इसमें स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम तभी अपना 100% दे पाते हैं अपने काम में जब एज ए वुमन अगर मेरे अंदर ये सेटिस्फेक्शन है कि यार मेरे बच्चे अच्छे से है, मेरे बच्चों का टेक केयर हो रहा है, वो सफर नहीं कर रहे क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज्यादा कहीं और जा रहा है, तो मैं अपना 200% अपने काम पे भी दे पाती हूँ। लेकिन अगर मेरे मन में ये गिल्ट है कि यार मेरी काम की वजह से मेरे खुद के बच्चे सफर कर रहे हैं, तो शायद हम अपने काम पे जस्टिस नहीं कर पाते। तो इस चीज को कैसे आप बैलेंस करती हैं, पर्सनल प्रोफेशनल, जिसमें कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप पूरा दिल जान से लगी हुई हैं एंड इट्स नॉट सेपरेट। मुझे लगता है आप सोती भी होंगी तो भी आप यही सोचती रहती होंगी कि इसका क्या करना है और वो चीज कैसे करनी है, आगे क्या करना है और बच्चे को कैसे टच करना है। तो कैसे हैंडल करती हैं इसको, आप ऐसे बैलेंस करती हैं? इस बात की शुरुआत मैं आपके शब्द से करूंगी। आपने अभी कुछ देर पहले बोला सक्षम। तो जहां मैं अपने एनजीओ के बच्चों को मां बनकर सक्षम कर रही हूँ, बना रही हूँ, वैसे ही मम्मी बनकर घर में अपनी बेटियों को सक्षम बना रही हूँ। तो क्योंकि अगर मैं उनको हर समय उपलब्ध होंगी तो वो सक्षम नहीं, डिपेंडेंट हो जाएंगे मेरे ऊपर। तो वो भी डिपेंडेंट है और मैं भी औरों को डिपेंडेंट बना रही हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच टू माय बोथ द डॉटर्स, जिन्होंने बचपन से मुझे वो समय दिया जो उनका था और जो मुझे उनको देना चाहिए, लेकिन मैं वो नहीं दे पाती। और वो कहीं ना कहीं उनकी आंख में आज भी दिखता है कि जब मदर्स डे पर मुझे बहुत सारे और बच्चे विश करते हैं कि मम्मा हमारी है, लेकिन तब भी उन्होंने मुझे सबके साथ शेयर किया हुआ है। तो वो
that credit goes to my daughters. Really? And वो मुझे अपना अपनी मम्मी को सबको दे रही हैं, तो that is for them. And जब अंदर से चाह होती है कि आपको कुछ करना है, तो टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। तो somehow एंड हम लोगों के लिए कहा ही जाता है विमेन के लिए कि वी आर मल्टीटास्कर्स। तो तो हम सभी मल्टीटास्कर्स हैं, तो बस हो जाता है और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। और सब लोग जब शुरुआत की थी तो सबको लगा था, परिवार के लोगों को लगा था ये एक जुनून है जो कि थोड़े दिन तक चलेगा और रुक जाएगा। लेकिन वो जुनून, जब मेरा जो पैशन है वो धीरे 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 इस तरह से तब्दील होता गया कि मैं आगे बढ़ती गई। तो आज मम्मी पापा राहुल सब लोग, मेरे ससुराल से मेरी सिस्टर, सब लोग जो हैं मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं कि तुम करो। और मम्मा पापा का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, क्योंकि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ मेरे मम्मा पापा भी वहीं रहते हैं। तो जब मैं नहीं होती तो बच्चे मम्मा पापा के पास चले जाते हैं। सो वो मैनेज हो जाता है। और गिल्ट में रहना नहीं चाहिए। हमें क्यों रहना है? अगर पुरुष गिल्ट में नहीं होता कि वो सुबह 9 बजे जाकर शाम को 7 बजे आएगा और उसको बच्चे का सेक्शन भी याद नहीं होगा, तो माएँ क्यों गिल्ट में रहें? और मैं एक चीज और बोलती हूँ बीना जी, कि मैं अपनी बेटी, अगर मैं गिल्ट में रहूंगी तो मैं अपनी बेटियों को भी गिल्ट में रहना सिखाऊंगी, क्योंकि उनको भी माँ बनना है एक दिन। बिल्कुल। अगर मैं नौकरी छोड़कर काम पर बैठ जाऊंगी तो मैं उनको क्यों पढ़ा रही हूँ? तो फिर वो भी यही सोचेंगे कि हमें भी शादी करके बच्चे ही पालने हैं, और जब हमारे बच्चे होंगे तो उनको बड़ा करना है तो हमें घर पे बैठना होगा। तो कहीं ना कहीं हम मम्मियाँ जब छोड़ देते हैं चीजें, तो हम उनको कहीं ना कहीं बॉयज को ये एक इम्प्रेशन दे रहे होते हैं कि आपको आपकी बीवी को छोड़ना होगा, और अपनी बेटियों को ये इम्प्रेशन दे रहे होते हैं कि आपको छोड़ना होगा। बहुत ही प्यारा ये मैसेज है डॉक्टर अनुभूति उन सभी लेडीज के लिए जो कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को किल कर देती हैं। मतलब मैं उनके सैक्रिफाइसेस को रियली रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इसके साथ ये भी है कि हमारे बच्चे जो होते हैं वो हमें ही देखते हैं, और हम उनकी बातों से सिर्फ उनको एनकरेज नहीं कर सकते, हमें एक्शंस लेने पड़ते हैं। जब हमारे एक्शंस में वो डिटर्मिनेशन और वो ग्रिट दिखता है उनको, तो वो उसी तरह बनने लगते हैं विदाउट इवन सेइंग अ सिंगल वर्ड। तो बहुत ही प्यारा मैसेज है, एंड टू ऑल द लेडीज दे मस्ट अप्लाई दिस। इतनी छोटी सी बात में इतने अच्छे से आपने समझा दिया है गिल्ट फ्री रहना, और अपने किस तरह बच्चे भी समझ जाते हैं कि ये काम मेरी मम्मी के लिए इम्पोर्टेंट है, और धीरे धीरे वो खुद उसमें सपोर्ट करने लगते हैं, खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो भी पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है, इजंट इट? अच्छा, तो मैं इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा कि ज्यादातर जो हमारी सोसाइटी होती है वो आदमियों को, मेन को कभी भी लाइमलाइट में नहीं लाती। दे डोंट वांट टू, मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट तो अक्सर आ जाता है सामने, लेकिन पॉजिटिविटी जो होती है ना, कि एक आदमी कैसे अपनी वाइफ को कैसे सपोर्ट कर सकता है टू परस्यू हर ड्रीम्स, एंड इट इज नॉट इजी। मतलब उनके लिए भी, उनको ऑफिस जाना है, बहुत सारे काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके साथ साथ अगर वो अपनी वाइफ के ड्रीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो इट इज अ वेरी बिग थिंग, एंड दोज काइंड ऑफ मेन शुड बी सेलिब्रेटेड, बिकॉज हमारी कंट्री में ऐसे आदमियों को हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा दिखाना चाहिए जो अपनी वाइफ्स को हेल्प कर रहे हो उनके ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए, ताकि औरों के लिए भी एग्जाम्पल हो। एवरी मैन इन द कंट्री शुड हेल्प देयर वाइफ टू परस्यू हर ड्रीम। तो लेट्स सेलिब्रेट द मैन बिहाइंड यू। आप अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बताइए, और वो कैसे आपको हेल्प करते हैं। राहुल, जब मैंने ये चीज सोची थी कि मुझे कुछ करना है, जो मैं कर रही हूँ उससे अलग कुछ मुझे करना है, तो सबसे पहले राहुल से ही मैंने बात की थी, और राहुल ने मुझे सपोर्ट किया है हमेशा। लेकिन जैसे मैं कहूंगी कि शुरुआत में सभी को लगता है कि कुछ दिन होगा और उसके बाद ठीक है नॉर्मल हो जाएगा, तो उनको भी यही लगता था कि कुछ दिन होगा और ठीक है हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने मेरा पैशन देखा कि नहीं, इसको तो नींद भी नहीं आती, जैसे आपने बोला है, ये तो छोड़ ही नहीं सकती, तो वो पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि
एक मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो कुछ बातों पे अनबन होती भी है, लेकिन वो फिर बन जाती है अनबन। तो वो सभी घर में होता है। तो कहीं ना कहीं पुरुष को भी ये चीज समझनी चाहिए और महिला को भी ये चीज समझनी चाहिए। तो जब दोनों मिलकर साथ में किसी साइकिल को बढ़ाते हैं तो वो साइकिल रफ्तार पकड़ लेती है। तो कहीं ना कहीं ब्रेक लगते हैं, लेकिन ब्रेक को अवॉइड करके आगे बढ़ जाना चाहिए। और हमेशा ये सपोर्ट करते आए हैं और आज भी करते हैं, और हमेशा मुझे आइडियाज देते रहते हैं कि तुम ऐसे बढ़ो, ऐसे करो। और जब भी मैं होती हूँ, तो जब मैं थकने लगती हूँ तो गुस्सा भी बहुत जोर से होते हैं कि ठीक है, अगर थक रही हो तो मत करो। तो मुझे लगता है नहीं, मतलब उससे उनका गुस्सा उसलिए नहीं होता कि मुझे नहीं करना है, उनका इसलिए होता है कि ये थक कैसे सकती है। जिससे आपके लिए केयर भी करते होंगे, इसलिए हाँ, आपको लगता होगा कि ऐसा ना हो कि इसकी हेल्थ इफेक्ट होने लगे या कुछ इस तरह। नहीं हेल्थ नहीं, फिर उनको लगता है कि अच्छा तुम अगर नहीं सुन सकती हो, नहीं कर सकती हो, तो मत करो, बंद कर दो। तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, ये सही बात बोल रहे हैं कि बंद तो मैं कैसे थक सकती हूँ, मैं कैसे हार सकती हूँ छोटी छोटी चीजों पर। तो मुझे इनका तरीका बहुत अलग तरीके का है। प्यार से आके नहीं बोलेंगे, उसे डांट से बोलेंगे या उस तरह से बोलेंगे कि फिर उसको समझना पड़ता है कि इन्होंने इस चीज को बोला क्यों। तो लेकिन हाँ, अगर सपोर्ट नहीं होता तो यहाँ तक आना, फिर वो बहुत ज्यादा झगड़े चलते और सब कुछ होता और बहुत परिस्थितियां विपरीत होती। तो और जब आप में डिटर्मिनेशन होती है ना, जब महिला में डिटर्मिनेशन होती है, तो पुरुष अपने आप साथ में चलता है। वाओ। तो और तो वो तो चीज मैंने देखी है। इसमें एक चीज बड़ी प्रैक्टिकली समझ में आ रही है मुझे कि इवन नॉर्मल केसेस में अगर आप शायद एक हाउसवाइफ की तरह अपने घर को मैनेज कर रही हैं, तो भी आपस में अनबन हो जाती है बहुत सी बातों को लेके। बिल्कुल तो ये बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा आप कर रहे हो एक क्रिएटिव काम इसकी वजह से, ये नॉर्मल है, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन ये तो नेचर। नॉर्मल है। हाँ। तो बिल्कुल बिल्कुल आपको ये सोचना है, कभी 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 कुछ ब्रेक्स लगेंगे, कुछ डिसएग्रीमेंट होंगी, जो कि नॉर्मल होता बिल्कुल है लाइफ में हर कपल के बीच में। उससे इफेक्ट ना होके बिल्कुल, आपको सामने वाले को समझना, उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझना, और एक एक्सट्रीम इमोशन वाले स्टेट में ना जाना कि मतलब नहीं सामने जाना। वाले ने जरा सा कुछ बोल दिया तो उसको इतना ज्यादा सोच लिया कि आप ये डिसीजन ले लो, अभी मुझे बिल्कुल, करना आप ही नहीं है। करना ही नहीं है, हाँ, छोड़ के बैठ जाना है, छोड़ के बस बैठ। वही सबसे बड़ी, आपने बहुत बड़ी बात बोली कि हमें ये सोचना ही नहीं है कि छोड़ देना है। क्योंकि महिलाओं के साथ 99% यही होता है जो कि छोड़ देती हैं, क्योंकि उनको लगता है नहीं, मेरे सास कुछ बोल रही हैं, ससुर कुछ बोल रहे हैं, या मम्मी कुछ बोल रही हैं, पापा कुछ बोल रहे हैं, पति कुछ बोल रहा है, बच्चे कुछ बोल रहे हैं। तो हम कुछ बोलने पर इतना कुछ सोच लेते हैं कि वो कुछ जो कुछ कर पा रहे थे वो कुछ भी नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो तो अपनी इमोशंस को मैनेज करना भी एक आर्ट है, बिल्कुल, और वो बहुत ज्यादा। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें लेडीज को, क्योंकि हम लोग नेचुरली नेचर ने हमें इतना सैक्रिफाइसिंग बनाया है कि हमें लगता है अगर बनाया हमारी है। वजह से घर डिस्टर्ब हो रहा है तो छोड़ दो इस काम को। लेकिन हाँ, आपको ये नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि घर नॉर्मल भी डिस्टर्ब हो सकता है, मतलब अगर आप ना बिल्कुल करो वो काम तो भी वो डिस्टर्ब हो सकता है। आपको ये सोचना है कि इसको करना कैसे है, उसमें से रास्ता कैसे बिल्कुल निकालना है। और बिल्कुल सबका सपोर्ट मिल जाता है, सबका माइंड चेंज हो जाता है जब आपका बिल्कुल पैशन इतना ज्यादा लार्जर देन लाइफ होता है। तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उस चीज से और उसी में मिक्स बिल्कुल हो जाते हैं, राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात मेरी है। अंडरस्टैंडिंग रही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अपना ये जो आप काम आप करती हैं उसके लिए जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, लोग सोचते हैं कि हम करें, लेकिन फंडिंग की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हर चीज के लिए जी पैसा चाहिए आज की दुनिया में। तो आप जी। ये फंड्स कैसे अरेंज करती हैं, क्या क्या डिफरेंट वेज होते हैं? बिकॉज आई नो कि आप बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट के साथ के थ्रू इसको करना चाहती हैं रादर देन ओनली चैरिटी। तो कुछ ऐसा मतलब टिप्स दीजिए और यूथ को हमारे कि जिनको इस तरह का कुछ करने का फीलिंग हो मन में, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ मनी वो सोचते होंगे कि पैसा कैसे आएगा, तो इसलिए वो रुक जाते हैं। उसके क्या क्या वेज हो सकते हैं? अह, मेरे को लगता है जब आप कोई भी काम ठान लेते हैं ना करना, तो पैसा अपने आप आ जाता है। तो वो ठानना बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ भी दिक्कतें आई,
क्योंकि मेरे पास खुद के पास तो कोई फंडिंग थी नहीं बहुत ज्यादा। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया, हेल्प मिली। उसके बाद धीरे धीरे मैंने फेसबुक पर बनाया। पहले काम करना जरूरी है। तो काम करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। जब आपको छोटा काम करना होता है तो उसको सीमित चीजों में आप कर सकते हैं। तो पहले कम, जितना मैं ज्यादा से ज्यादा सीमित साधनों में कर सकती थी उतना मैंने किया। उसके बाद जैसे जैसे साधन बढ़े, मैंने लोगों को स्प्रेड करना शुरू किया। सोशल मीडिया के थ्रू मैंने सबसे ज्यादा स्प्रेड किया कि मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे इस तरह से बच्चों की सहायता की जरूरत है। और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ओपन है सब कुछ। मैंने बहुत ओपन रखा हुआ है। आपको कभी भी एनजीओ आना है, आप एनजीओ आइए। किसी भी बच्चे से आपको बात करनी है, आप बात कीजिए। आपको जो बात करनी है, आप जो बात कीजिए। मेरे यहाँ कुछ भी छुपा नहीं है। तो वो जो एक पारदर्शिता है, जो ट्रांसपेरेंसी है हमारे यहाँ, वो सभी को बहुत पसंद आती है। तो उस वजह से, और जैसा मैंने बोला शुरुआत में, मेरा काम तो है नहीं, काम तो साईं का है। अब मैं तो साईं पर छोड़ देती हूँ कि देखिए मैं तो काम कर रही हूँ, मैं, आप मुझे जो बोलोगे कोशिश करूंगी, जहां से लाना है ले आओ। तो वो, मैं माध्यम हूँ, वो देने वाले हैं। तो मैं चलती जाती हूँ और आता जाता है और चल रहा है। और मैंने इतनी इतनी मुश्किलें देखी हैं फाइनेंस के ऊपर कि शुरुआत से, पहले दिन से मैंने इतनी मुश्किलें देखी हैं कि मैं आपको नहीं बता पाऊंगी यहाँ पर कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आया। लेकिन 7 साल हमने निकाल दिए आज तक। और इन 7 सालों में मैंने बहुत अच्छे अच्छे एनजीओज को शट डाउन होते देखा है। तो मैं इसका धन्यवाद आप सभी लोगों से करना चाहती हूँ, उन स्पॉन्सर्स का करना चाहती हूँ, उन सपोर्टर्स का करना चाहती हूँ, उन दुआओं का करना चाहती हूँ जो हमेशा मेरे साथ रहती हैं। और कहीं ना कहीं से वो पैसा हमारे पास आ जाता है। मतलब बीना जी, मैं कई बार तो ये स्थिति आई है कि मैंने अपने स्टाफ को ये बोला है कि मैं आपको सैलरी नहीं दे पाऊंगी। तो मेरा स्टाफ बोला कोई बात नहीं है माँ या मैम, आप करो, हम आपके साथ हैं। और कहीं ना कहीं से फंड्स आ गए, और उतने आ गए जितने की मुझे सैलरी देनी थी। वाह। तो वो जहाँ इच्छा होती है ना, वहां आपकी राह खुद बनने लगती है। तो अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है। और बस मैं एक ही बात कहती हूँ कि अगर आप गलत काम करेंगे तो आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप सही दिशा में चलेंगे तो आपका सब सपोर्ट करेंगे, और ऊपर की जो शक्ति है ना, वो जरूर आपके सपोर्ट करेंगे। तो बस मुझसे जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, जो भी एनर्जीज हैं, जो भी हैं, मुझे दुआएं मिलती जाएं, मैं ज्यादा से ज्यादा काम करती जाऊं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचती जाऊं। तो बस एक मन से काम करना है। यूथ को मैं यही बोलूंगी, युवा बच्चों को, क्योंकि युवा बच्चे आज तक क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है हमारे पास पैसा नहीं है, रुक जाओ। करना शुरू करो, उसको स्प्रेड करो। पहले करो, फिर उसको स्प्रेड करो। स्प्रेड करोगे तो अपने आप आपके पास वो सुविधाएं आ जाएंगी। और हम जितने भी बड़े बड़े लोगों की जीवनियां पढ़ लें, जो कुछ भी नहीं थे और कुछ से कुछ पता नहीं क्या, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, उनके सब लोगों के जीवन में यही चीज रही है कि उनके पास पैसा नहीं, उनके पास हुनर था, उनके पास वो जज्बा था काम करने का। तो बस ये जज्बा जो है वो कम ना हो। पैसे तो क्या है, वो तो आ ही जाएंगे। वाह, कितना बहुत, मतलब इतना कुछ करने के बाद आप इतने सिंपल वे में उस चीज को बोल देती हैं। मैंने खुद भी देखा, बीच में फंड्स की शायद प्रॉब्लम थी, तो मैंने बहुत फेसबुक पे ज्यादा। पोस्ट देखा था कि आपने कपार्ट्स में भी वो क्लासेस ली बच्चों की, आप जी, रुकी नहीं। मतलब कुछ ना कुछ तरीका निकाल के कैसे भी, कि मतलब काम तो होना ही है, चाहे वो पार्क में बिल्कुल। बैठ के हो। हमें निकाल दिया गया था। हमें लिटरली, मुझे अपशब्द बोलकर एक जगह से निकाल दिया गया था। मेरे बच्चों के साथ अपशब्द बोलकर निकाल दिया गया था। तो मैंने कहा मैं रुकूंगी नहीं। उस दिन मैंने उसी सड़क पर बैठ के बच्चों को पढ़ाया, और उसके बाद हमने पार्क में पढ़ाया। तो बस वो फिर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया, और कारवां बढ़ ही रहा है और लोग जुट रहे हैं। तो बस ऐसे ही चलता जाए। आप रियली एक रोल मॉडल हैं बहुत नहीं सी नहीं, और लेडीज के लिए जो करना चाहती हैं, लेकिन शायद वही एक जब हम अपनी पावर से सोचते हैं ना कि मुझ में, मैं करके दिखाऊंगी इस काम को, शायद कहीं ना कहीं हम रुक सकते हैं। लेकिन जब हम यूनिवर्सल डिवाइन एनर्जीज के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं ना, जोड़ तो देते हैं। वो आती है पावर, बहुत पावर आती है बिल्कुल। को आगे ले जाने के लिए।
बिल्कुल। अब तो मुझे मेरे बच्चे पावर देते हैं। अब तो जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले पोस्ट देखा हो मेरा, जून में मैं कुछ बहुत ज्यादा दोबारा से अस्वस्थ थी, तो उस वजह से मैं बहुत ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाई। तो फंडिंग का बहुत ज्यादा इशू आ गया था, और मुझे ऐसा स्थिति आ गई थी कि मेरे पास रेंट के भी पैसे नहीं थे। तो मैंने बच्चों को ये बोला, जून चल रहा था, 1 साल होने वाला है अब। तो मैंने बच्चों को ये बोला कि मैंने कहा बेटा तुम लोग किसी और स्कूल में एडमिशन ले लो, क्योंकि हो सकता है मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ, तो मेरे साथ तुम्हारा जीवन खराब नहीं हो। तो बच्चों ने बोला आप हमें सड़क पर बैठ के पढ़ाओगी ना, हम पढ़ेंगे, आपको नहीं छोड़। तो वो एक बात कहने पर बीना जी, मुझे ऐसा लगा, मैं बोल नहीं पा रही थी उस समय, तो मैं लिखकर उनसे बात कर रही थी। तो मैं एकदम ऐसे उठ के खड़ी हो गई कि मैं कैसे हार मान सकती हूँ, मुझे तो जीतना है। और फिर मैंने सब जगह पोस्ट करनी शुरू की, सब मैंने कैंपेन शुरू किया। मैंने कहा जो बात मैं बोल के नहीं कर सकती, लिख कर सकती हूँ, लिख कर शुरू हो गई। और फिर वही हुआ, लोग मेरे सपोर्ट में आए, बच्चों की सपोर्ट, मेरे सपोर्ट में क्या, मेरे मतलब फाउंडेशन की सपोर्ट में आए, बच्चों की सपोर्ट में आए, और रेंट क्या सब कुछ आ गया। और फिर चल रहे हैं हम। और अभी भी मुश्किलें आती हैं, और बहुत सारी चीजों को कट शॉर्ट करना पड़ता है। और मेरे जितने भी टीचर्स हैं, अभी शटडाउन चल रहा है हमारा, सब लॉकडाउन है हमारा, हम जा नहीं पा रहे हैं। टीचर्स बोल रहे हैं कोई बात नहीं, जब वो खुलेगा तब आप दे दीजिएगा। वाह। मतलब मेरे जो जहाँ पर एनजीओ चलता है, वो अंकल ने बोला कि बेटा तू चिंता नहीं कर। तो वाह। बस और क्या चाहिए बीना जी, यही चाहिए, और सबका प्यार मिलता रहे और सबका सपोर्ट मिलता रहे, तो मैं कहाँ हारूंगी। मतलब इतनी आप में सच्चाई है आपकी बातों में कि मतलब इंसान हिल जाता है, मेरे तो आंसू निकलने लगे। आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। तो ये तो बहुत ही एक मतलब वो वाली बात है कि जब आपने सोच लिया कि मुझे इस काम को करना है, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए, अपने बच्चों के लिए, जब आपने वो माँ और बच्चों वाला कनेक्शन बना दिया ना, तो कहीं ना कहीं से वो एनर्जी आ जाती है, क्योंकि हमें बिल्कुल ऊपर वाले बिल्कुल। ने ऐसा बनाया है। और ट्रांसपेरेंट, जैसे आपने बोला कि आप में इतनी ट्रांसपेरेंसी है, वो इमोशंस लोगों को फील हो जाते हैं, वो दिख जाता है कि बिल्कुल। ये इंसान किस तरह सच्चाई से काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो डॉक्टर अनुभूति, आप मुझे ये बताइए कि आपका विजन क्या है? वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है बीच में, लेकिन आगे आने वाले टाइम के लिए क्या विजन है? बस एक यही मेरा है कि मैं बच्चों को एक ऐसा जगह दे पाऊं जहां पर वो खुशी खुशी सब कुछ सीखते चलें। और उन वो जो भी बच्चे हैं मेरे, वो जिस पावर्टी साइकिल में रह रहे हैं, उस पावर्टी साइकिल से बाहर निकलकर वो एक अच्छा जीवन देख पाए। और ऐसे सक्षम बन जाएं कि अगर मैं 500 को हेल्प कर रही हूँ, तो मेरा हर बच्चा कम से कम 100 बच्चों को हेल्प कर पाए। तो आने वाले 20-25 साल में मैं चाहती हूँ कि ऐसा स्थिति आ जाए कि यहाँ पर स्कूल ड्रॉप आउट्स हों ही नहीं, क्योंकि एक बच्चा जब स्कूल छोड़ता है तो मुझे सबसे ज्यादा कष्ट होता है। बिल्कुल। तो बस बच्चे स्कूल ना छोड़ें, बच्चे अपने 12th करें, कुछ अपने पैशन को परस्यू करें कि वो अपने उसको प्रोफेशन बना पाए। क्योंकि ये मेरा जो भी मेरा काम है, अब मेरा प्रोफेशन मान लीजिए, अगर मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ या मैं इस वर्क में लगी हूँ, तो ये मेरा पैशन है, तभी मैं इतने ज्यादा शिद्दत के साथ इसको काम कर पा रही हूँ। ऐसे ही हर पैशन को अगर हम प्रोफेशन बना लें, तो उसको बहुत ज्यादा शिद्दत से हम काम कर पाते हैं, तो हमें ग्रज नहीं रहता कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे जो जो मुझसे जुड़ते चले आए, या जहां पर भी बच्चे हैं, जिस भी संस्था के साथ वो काम कर रहे हैं, वो इस तरह से ग्रूम हो कि वो अपनी पावर्टी साइकिल से बाहर आ पाए। और बस एक मन करता है ये झुग्गियां खत्म हो जाएं। बिल्कुल सही कह रही हैं। और इतना ये एक चेन है एक्चुअली, ये स्टार्ट जी आपने किया है, लेकिन जो ये विजन है ना कि इसको एक एक रिपल इफेक्ट में जाना चाहिए, इसको एक चेन की तरह बिल्कुल बनना चाहिए। और ये एक शुरुआत है एक ट्रांसफॉर्मेशन की। और अगर ये जिस तरीके से आप बढ़ा रही हैं, सपोर्ट भी मिलेगा, जितनी सिंसियरिटी आप में और जितने पैशन के साथ आप कर रही हैं। और हम ऐसे मतलब ऐसा सोचते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में
रादर इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा बच्चा ही ना हो जिसको जो अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड या अनवर्दी फील करे जस्ट बिकॉज उसके पास बिल्कुल एजुकेशन नहीं है, क्योंकि नहीं है, एजुकेशन कितनी पावर देता है, वो विंग्स देता है इंसान को, हम अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते तो हैं। ये जो एक शुरुआत आपने की है डॉक्टर अनुभूति, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच माय एंड मोस्ट मोर पावर टू यू। आप थैंक यू सो definitely, मच। एक बात और मैं बीना जी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि हमने शुरुआत की है बेटी पढ़ाओ बेटा संवारो। ओके, तो हर घर में अगर ये काम होने लगे तो आने वाले समय में ना हमें रेप केस दिखेंगे, ना हमें किसी भी तरह की डोमेस्टिक वायलेंस का सामना महिलाओं को करना पड़ेगा, या पुरुष प्रधान समाज भी जो है, पुरुष समाज भी जो है वो भी किसी तरह से अपने आप को उस तरह से गलत नहीं पाएगा, क्योंकि हम केवल बेटी को सक्षम बनाने की बात करते हैं, बेटे को सुधारने की बात बहुत कम की जाती है। तो ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग भी लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग भी चालू किए हुए हैं, हम लोग यहाँ भी चल रहे हैं। और मैं चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम घर घर में सरकार इस तरह के कार्यक्रम लाए कि खाली बेटी पढ़े नहीं, बेटा भी सुधरे, बेटे को भी इस तरह से संवारा जाए कि बेटा उस तरह से गलत करे ही नहीं और बेटी भी सक्षम हो। क्योंकि चाहे मैं निर्भया का केस देख लूं, चाहे प्रियंका, दोनों ही पढ़ी लिखी थी, दोनों सक्षम थी, लेकिन उनके पास जो लड़का जो खड़ा था, या जो उनके पास जो पुरुष प्रधान समाज खड़ा था, वो संवरावा नहीं था, वो सुधरावा नहीं था। बिल्कुल। तो खाली बेटियों को सक्षम बनाने से नहीं काम चलेगा, दोनों तरफ से काम चलेगा। और मैं प्राउडली ये बात बोलती हूँ कि मेरे एनजीओ के बेटे जो हैं वो ये बोलते हैं कि चाहे कुछ हो जाए माँ, हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस और बेटियों पर अत्याचार नहीं होगा। वाह, ग्रेट। तो वो चीज होनी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अच्छी और हम ग्रोइंग। लोग बहुत ओपनली बात करते हैं, हर विषय पे बात करते हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन है, चाहे वो कोई भी बात है, हम लोग जो भी करते हैं वो, चाहे हम सेक्सुअल एजुकेशन पे बात करें, हम लोग बहुत ओपनली बात करते हैं। क्योंकि जिस वर्क के साथ मैं काम कर रही हूँ, किशोर वर्क के साथ, उनके पास बहुत सारे प्रश्न उत्तर होते हैं, और कई बार हम लोग उनके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले इतना ज्यादा खुद घबरा जाते हैं कि वो गलत राहों पर चल देते हैं। तो ये बात मैं उन मम्मी पापाओं को भी बोलना चाहती हूँ जो कि बेटों से बात नहीं करते। मैंने ये बात बहुत ज्यादा देख रही हूँ कि बेटियों से तब भी माएं बात कर लेती हैं, तू ऐसे मत करना, तू यहाँ मत जाना, तू ऐसे मत पहनना, ये पीरियड्स का तेरा टाइम शुरू होगा, ऐसे रहना है। लेकिन बेटों का साथ भी तो होता है, उनके में भी तो प्यूबर्टी आती है, वो भी तो वयस्क हो रहे हैं, उनको बताने वाला कोई नहीं। तो वो कहाँ से सीखते हैं? वीडियो से सीखते हैं, गलत चैनल से सीखते हैं, और वो गलत चले जाते हैं। तो हमें दोनों पर काम करना जरूरी है। बेटों को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते और बेटियों को बांधे नहीं रख सकते, तो दोनों को छोड़ना बांधना बराबर का करना होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज है डॉक्टर अनुभूति, और आई एम श्योर इससे बहुत लोगों को सही ट्रैक में ले जाया जा सकता है, बहुत बच्चों को संवारा जा सकता है सही तरीके से। अब मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम आपने दे दिया है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आई होप कि मैं कुछ छोटी मोटी मदद कर सकूंगी आपकी अपने थ्रू, या जितने लोग मेरे व्यूअर्स हैं उनके थ्रू कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगी अपनी तरफ से 100%। तो थैंक यू सो मच। आपने शुरुआत तो कर ही दी है, आप मेरे साथ हैं, आपकी दुआएं, मेरा आपका प्यार मेरे पास है, तो बस वो सब तो काम होता ही 100% चला। है, वो तो 200% है। तो मैं 200% कोशिश करूंगी आपके थैंक यू साथ सो अपने मच। आप को अटैच करके इस काम को आगे प्रोग्रेस कराने की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड गिविंग मी दिस टाइम, और दिल से थैंक यू कि आप इस काम को करते रहें और आपको पावर मिलती रहे, और आप साईं भक्त हैं, साईं रास्ता दिखाते रहेंगे और हम करते रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, और हैव थैंक अ यू सो नाइस मच, डे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो आपने देखा फ्रेंड्स, डॉक्टर अनुभूति एक तरह से
सिंपल सी दिखने वाली लेडी, किस तरह उन्होंने अपनी कॉलिंग से अपने आप को कनेक्ट किया, कैसे एक्शंस लिए और कैसे वो इतनी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर चुकी हैं। अगर आप डॉक्टर अनुभूति को हेल्प करना चाहते हैं तो मैं उनकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो उनके एनजीओ से जुड़ के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जिस तरह की भी हेल्प आप कर सकते हैं जरूर करिए फ्रेंड्स। हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उनके साथ जुड़ के रहना चाहिए, ताकि हम सब एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर सके जिसमें कोई लिमिट ना हो, हर इंसान ग्रो कर रहा हो और हर इंसान खुश हो, हर फूल ब्लूम कर रहा हो फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप इंस्पिरेशन लेंगे और कुछ अपने अंदर से भी जो हमारी ह्यूमैनिटी है हम सबके अंदर, उससे कनेक्ट करेंगे अपने आप को। फ्रेंड्स, हम सब में अच्छाई और बुराई सब में होती है, लेकिन सिर्फ एक विनर की यही पहचान होती है कि वो बार बार अपनी नेगेटिविटी या अपने अंदर जो नेगेटिव पार्ट है उसको साइड करके अपनी पॉजिटिव से अपने आप को कनेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, आई विल सी यू in my next video with some another inspirational lady. Till then, take care.